मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर गहन विश्लेषण करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। देखिए आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न, मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए संविधान के जो भाग 3 है, जो मूल अधिकारों वाला भाग है, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया था। इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो भारत में जो मैग्ना कार्टा है वो मूल अधिकारों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए मूल अधिकारों के विचारों का सूत्रपात कब हुआ। इसका आंसर भी मैग्ना कार्टा है। देखिए 1215 में मूल अधिकारों के विचारों का सूत्रपात हुआ, जो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में हमारे कितने मूल अधिकार हैं। देखिए 6 मूल अधिकार हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कि मूल अधिकार जो मूल संविधान में थे वो मूल अधिकार कितने थे। देखिए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए इसी से जुड़े कई प्रश्न होते हैं, जैसे किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, 44 में। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए वर्तमान स्थिति, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। वर्तमान स्थिति आज भी संवैधानिक है पर मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से यानी भाग 3 से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 में स्थान दिया गया है, लेकिन है संविधान में, तो मूल अधिकार की वर्तमान स्थिति संवैधानिक है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम पूर्ण संवैधानिक स्तर किस संविधान में प्राप्त हुआ। देखिए अमेरिका के संविधान में पूर्ण संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। अमेरिका में देखिए जो प्रथम 10 संशोधन किए गए उनके द्वारा बिल ऑफ राइट्स जारी किया गया, बिल ऑफ राइट्स जो पेश किया गया उसके द्वारा संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 352 के द्वारा जो आपातकाल जारी किया जाता है, घोषणा जो की जाती है, उसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। देखिए यहां पर एक प्रश्न और लेते हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों प्रश्नों को साथ लेते हैं कि मूल अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है या समाप्त कर सकता है। तो इसका आंसर होगा संसद। दोनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर संशोधन करने की बात आती है, मूल अधिकारों को समाप्त करने की बात आती है, तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान का संशोधन करने की पावर भारत की संसद को है। अगला प्रश्न है, कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 याद लीजिए, आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 44वें संशोधन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो ये मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यहां पर 2 अनुच्छेद देखिए। अनुच्छेद 13 कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या उनको न्यून करती है। अब राज्य भी ऐसी विधि बना देता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को शून्य कर देगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 के तहत न्याय प्राप्त कर सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो मूल अधिकार है उनका संरक्षक, उनका गार्डियन भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, विधि शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विधि शब्द में शामिल नहीं है अध्यादेश, उपनियम, नियम या संवैधानिक संशोधन। देखिए संवैधानिक संशोधन जो है वो विधि शब्द में शामिल नहीं है। ये 24वें संशोधन द्वारा किया गया है कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि है उसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस बात में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था। देखिए गोलकनाथ का मामला है। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है
कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो संविधान के किस अन्य भाग के लिए भी लागू होती है। देखिए अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो संविधान के भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व के लिए भी वही परिभाषा लागू होती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं या अबाध्य योग्य हैं। देखिए मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं, इसका मतलब यह है कि मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग्य हैं, वो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। देखिए मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करती है, उनको छीनती है, यानी संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है संसदीय विधान के ऊपर। अगला प्रश्न है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो 5 अनुच्छेद है वो समता के अधिकार की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में। देखिए अनुच्छेद 14 में है। इसी प्रकार विधि के समक्ष समता जो अवधारणा वो कहां से ली गई है, देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसी प्रकार विधियों का समान संरक्षण अवधारणा जो अनुच्छेद 14 में है वो किस संविधान से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, सामाजिक समानता का अधिकार किसे कहा जाता है। देखिए अनुच्छेद 15 को सामाजिक समानता का अधिकार कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 15 के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कर दिया गया है। अगला प्रश्न, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है। देखिए अनुच्छेद 16 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसी प्रकार उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए आर्थिक समानता जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है उसमें आर्थिक समानता नहीं है। इसी प्रकार अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार में है, समता के अधिकार में। इसी प्रकार कौन सा अनुच्छेद भिन्न है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 21। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता के अधिकार में, 21 अलग हो गया स्वतंत्रता का अधिकार में है, तो 21 भिन्न हो गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अगला प्रश्न, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 19(1) के में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के में शामिल है। देखिए प्रेस भी क्या अभिव्यक्ति का माध्यम है, और जब अभिव्यक्ति का माध्यम है तो अनुच्छेद 19(1) का संरक्षण प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगला प्रश्न, सम्यक विधि प्रक्रिया किस अनुच्छेद में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 21 में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में सम्यक विधि प्रक्रिया भी शामिल है। विधानमंडल विधि बनाएगा वो उचित, ऋजु और न्यायपूर्ण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, तो सम्यक विधि प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगला प्रश्न है, विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये सत्यव्रत सिंह के मामले में दिया गया था निर्णय। अगला प्रश्न है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये शक्ति वाहिनी बनाम भारत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। देखिए यूनिकृष्णन का मामला जो है उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार क्या है। देखिए मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा मूल अधिकार है। देखिए सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। तो इसमें शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के में। अगला प्रश्न है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया जाता है, अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20(3).
अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए अनुच्छेद 25 में है ये, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है। देखिए हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, पारसी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 25 और 26 पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर अनुच्छेद 25 और 26 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, ये किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 30। ये बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद 30 में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखिए न्यायपालिका को प्राप्त है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कर सकता है। तो इनके तहत ये भिन्न भिन्न प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो संसद को दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने, किस बात में दिया गया? देखिए एक केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था, गोलकनाथ के मामले में रोक दिया गया था, जबकि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया केशवानंद भारती के केस में, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 का है। अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है? देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी पूछ रहा है नागरिकों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? देखिए आप उसको याद रखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो भाषण अनुच्छेद 19 में आएगा, सही आंसर है, इसमें नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता 14 ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 नागरिकों को प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि 14 विधि की स्वतंत्रता 14, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 में, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। केवल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो विदेशियों को नहीं प्राप्त, नहीं पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यानी केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिए। ऑप्शन क्या है? विधि के समक्ष समता ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है। स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। चुनाव लड़ने का अधिकार, देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। आप देख लीजिए, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एमपी एमएलए का चुनाव है, इनकी जो अर्हताएं होती हैं, पहली क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो प्रश्न क्या है? कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यानी केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिलान करना है, अनुच्छेद का मूल अधिकार से मिलान करना है। देखिए अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है, सही है। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण देखिए अनुच्छेद 22 में है, ऑप्शन में 23 दे रहा है। इसका मतलब हमारा यही आंसर है कि सही सुमेलित नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 23 में है, इसका मतलब सही है। ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यह अनुच्छेद 29 में है, यह भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, यह भी सही है। शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
31 दे रहा है ये, तो ये गलत हो गया है। इसका मतलब यही आंसर है। वो पूछ रहा कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। बहुत पूछा जाता है। एक और प्रश्न लेते हैं, मिलान कीजिए। देखिए, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, 29 में भाषा लिपि संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार 21 के में है। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन क्या है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखिए, कथन गलत है, क्योंकि 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु वह मूल अधिकार नहीं है। यह कथन सत्य हो गया है, क्योंकि मूल अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन विधिक अधिकार बना हुआ है। अगला कथन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। देखिए, यहां पर बारीक अंतर आ रहा है। 44वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, सत्य है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो केवल कथन 2 सत्य है और बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, देखिए, कथन और कारण वाले लेते हैं। कथन क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। कारण क्या है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए, कथन की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। निश्चित तौर पर इस कथन सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्त कर सकता है, तो इसका कारण भी सही है। इसका मतलब कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिकार और कर्तव्य की संबंध में सही व्याख्या करता है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य से संबंधित, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं हो सकते, कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे पूरक हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, फिर कथन कारण मान लेते हैं। कथन क्या है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये कथन सत्य है। अनुच्छेद 30 में केवल ये कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, परिभाषा नहीं दी गई है। कारण क्या कह रहा है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है। तो देखिए, अनुच्छेद 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है, बात यही है। अब कथन कारण दोनों को लेते हैं। देखिए, कथन जो है वो अलग हो गया, कारण अलग हो गया, परिभाषा नहीं दी गई, सत्य है। और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है, तो दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा।